नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले 23 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 23 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य ई राष्ट्रीय विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला भारत का पहला विधानसभा बन गया। दोस्तों बात करें ई राष्ट्रीय विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी नागालैंड राज्य। याद रखिएगा नागालैंड दोस्तों ई राष्ट्रीय विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला ये भारत का पहला विधानसभा बन गया है। याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो ई राष्ट्रीय विधान परियोजना की दोस्तों तो ये नीवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ये एक एप्लीकेशन हो जाता है जो कि नागालैंड राज्य के द्वारा लागू किया गया है। दोस्तों नीवा याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अगर दोस्तों इसके लक्ष्य की बात करें तो ये राज्य विधानसभाओं के सभी डेटा को डिजिटलाइज करने के लिए एक मोबाइल ऐप हो जाता है। याद रखिएगा ये सभी डाटा जो विधानसभाओं के सभी डाटा होते हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए एक मोबाइल ऐप है। और दोस्तों इस परियोजना को उत्तर प्रदेश से एक पायलट भेजने के रूप में शुरू भी किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों इसका नोडल मंत्रालय की बात करें, कौन सा नोडल मंत्रालय हो जाता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, तो दोस्तों संसदीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। याद रखिएगा मंत्रालय का इंपॉर्टेंट हो जाता पॉइंट ये कि नीवा किस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, तो दोस्तों संसदीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में संसदीय मामलों के मंत्री कौन हो जाते हैं, तो प्रहलाद जोशी। याद रखिएगा प्रहलाद जोशी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में संसदीय मंत्री हो जाते हैं मंत्रालय के। याद रखिएगा प्रहलाद जोशी। अगर दोस्तों अब नागालैंड की बात करें तो इसके गठन की 1 दिसंबर 1963 में दोस्तों नागालैंड का गठन हुआ। याद रखिएगा 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। अगर राजधानी की बात करें तो कोहिमा नागालैंड की कैपिटल हो जाती। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन हो जाते नागालैंड के, तो नोफी रियो। और राज्यपाल दोस्तों जगदीश मुखी, ये दोस्तों प्रेजेंट टाइम में नागालैंड के राज्यपाल हो जाते हैं। अगर नागालैंड की विधानमंडल की बात करें सीटों की तो दोस्तों टोटल 60 सीटें हो जाती हैं। लोकसभा की टोटल 1 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा नागालैंड में विधानमंडल की 60 सीटें और लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीटें हो जाती हैं। अगर दोस्तों बात करें नागालैंड की आधिकारिक भाषा की तो यहाँ की आधिकारिक भाषा दोस्तों अंग्रेजी हो जाती है, इंग्लिश। और दोस्तों टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाते हैं, तो 16 दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 16 डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाता है, तो समटोर। याद रखिएगा ये नागालैंड का हाल ही में न्यूनतम जिला हो जाता है कौन सा, तो समटोर। और दोस्तों नागालैंड की बात करें किन राज्यों से सीमा लगती है, तो दोस्तों इसकी 3 राज्यों से सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। याद रखिएगा दोस्तों ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि किसी भी स्टेट से पूछ लेते हैं कि इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो दोस्तों याद रखिएगा नागालैंड के 3 राज्यों से सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो दोस्तों म्यांमार के साथ, सिर्फ म्यांमार के साथ नागालैंड की सीमा लगती है। दोस्तों इसके राजकीय चिन्हों की बात करें नागालैंड के तो राजकीय पशु नागालैंड का मिथुन हो जाता है। याद रखिएगा मिथुन दोस्तों ये राजकीय पशु हो जाता है नागालैंड का। और राजकीय पक्षी की बात करें तो ट्रैगपन दोस्तों ये राजकीय पक्षी हो जाता है नागालैंड का। राज्य मछली की बात करें तो चॉकलेट महसीर, ये दोस्तों नागालैंड की राजकीय मछली हो जाती है। और राजकीय फूल फोडोड्रेन दोस्तों ये राजकीय फूल हो जाता है नागालैंड का। राजकीय वृक्ष की बात करें तो एल्डर का वृक्ष, एल्डर ट्री दोस्तों नागालैंड की राजकीय वृक्ष हो जाता है। दोस्तों नागालैंड में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, इनटंकी नेशनल पार्क, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है। अगर दोस्तों बात करें मणिपुर के मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है, तो दोस्तों मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। ऑप्शन इज राइट आंसर। एन बीरेन सिंह दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से इन्होंने शपथ ली है। और दोस्तों बात करें मणिपुर की तो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं मणिपुर में। अब विधानसभा सीटों की बात करें मणिपुर में कितनी हो जाती है, तो दोस्तों विधानसभा की टोटल 60 सीटें हो जाती है। याद रखिएगा टोटल कितनी सीटें हो जाती है, तो 60, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों 60 में 32 सीटें जीतकर अपनी मणिपुर में सरकार बनाई है और मुख्यमंत्री किसे नामित किया है, तो दोस्तों एन बीरेन सिंह जी को। और लोकसभा की बात करें दोस्तों मणिपुर में कितनी सीटें हो जाती हैं, तो लोकसभा की 2 सीटें हो जाती हैं और राज्यसभा की दोस्तों बात करें तो टोटल 1 सीट हो जाती है। याद रखिएगा विधानसभा की 60 सीटें जिसमें से 32 सीटें बीजेपी ने जीतकर अपनी सरकार बनाई है मणिपुर में। और दोस्तों विधानसभा की 60, लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटें हो जाती हैं। दोस्तों अगर
इसमें डिटेल में बात करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता एन बीरेन सिंह ने 21 मार्च 2022 को लगातार दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। याद रखिएगा दोबारा 200 मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह जी मणिपुर के। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हो जाते हैं एन बीरेन सिंह जी। दोस्तों ये मणिपुर में शतरूढ़ भाजपा पार्टी ने 2022 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 32 सीटों पर जीत हासिल की। याद रखिएगा। अब मणिपुर की बात करें तो इसकी कैपिटल दोस्तों क्या हो जाती है, इम्फाल। और राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के, तो ला गणेशन दोस्तों प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हो जाते हैं, जिन्होंने एन बीरेन सिंह जी को शपथ भी दिलाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामी तीर 2022 आयोजित किया जाएगा। अब बात करें दोस्तों एक भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाती है लामी तीर, जो कि कहाँ पे आयोजित की जा रही है, तो दोस्तों सेशल्स में। याद रखिएगा सेशल्स में दोस्तों लामी तीर 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि भारत और दोस्तों सेशल्स की संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाती है लामी तीर 2022। याद रखिएगा। अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बल SDF के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामी तीर 2022 का नवा संस्करण। दोस्तों ये संस्करण याद रखिएगा कौन सा संस्करण है 2022 में, तो दोस्तों 2022 का नवा संस्करण हो जाता है, जो कि 22 से 31 मार्च 2022 तक सेशल्स रक्षा अकेडमी सेशल्स में आयोजित की जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पे, तो सेशल्स की रक्षा अकादमी जो कि सेशल्स में है वहाँ पे आयोजित की जा रही है। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाती है, जिसका नवा संस्करण है 2022 में। दोस्तों पॉइंट्स को याद रखिएगा, इन्हीं पॉइंटों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों किसी भी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेशल लामी 2022 का सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण 2022 में था, तो दोस्तों याद रखिएगा नवा संस्करण, जो कि 22 मार्च से 31 मार्च 2022 तक कहाँ पे आयोजित की गई, तो दोस्तों सेशल्स रक्षा अकादमी सेशल्स में। दोस्तों इसमें बात करें किन सेनाओं ने भाग लिया है, तो दोस्तों भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो 2/3 गोरखा राइफल समूह की पीरकंती बटालियन। दोस्तों गोरखा राइफल समूह की एक बटालियन हो जाती है पीरकंती ने। याद रखिएगा पीरकंती बटालियन के द्वारा ये सेशल्स में जो लामी तीर 2022 सैन्य अभ्यास है उसमें दोस्तों किसने भारतीय सेना की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है, दोस्तों याद रखिएगा गोरखा राइफल समूह की पीरकंती बटालियन द्वारा। अभ्यास लामी तीर एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास हो जाती है। याद रखिएगा ये एक द्विवार्षिक अभ्यास हो जाती है और दोस्तों इसका आयोजन 2001 से सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा 2001 से सेशल्स में ये आयोजित की जा रही है लामी तीर 2022, और ये 2022 भी कहाँ हो रही है, तो सेशल्स में। याद रखिएगा दोस्तों बात करें सेशल्स की तो इसकी कैपिटल विक्टोरिया। याद रखिएगा सेशल्स की कैपिटल क्या हो जाती है, विक्टोरिया। और प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, तो वेवल राम कलावन। याद रखिएगा राम कलावन दोस्तों ये राष्ट्रपति हो जाते हैं सेशल्स के। अगर सेशल्स बात करें किस महाद्वीप में, तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में हो जाता है सेशल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उपविजेता बना। अगर दोस्तों बात करें ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसमें किस भारतीय खिलाड़ी को कौन सा भारतीय खिलाड़ी दोस्तों उपविजेता रहा, तो दोस्तों लक्ष्य सेन ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में उपविजेता रहे हैं। दोस्तों ये जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये सबसे पुरानी बैडमिंटन चैंपियनशिप हो जाती है। और इसकी बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की दोस्तों, तो ये पहली बार दोस्तों 4 अप्रैल 1899 में। याद रखिएगा ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ये सबसे पुरानी बैडमिंटन चैंपियनशिप हो जाती है, जो कि पहली बार दोस्तों कब खेली गई, तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 1899 में। और उपविजेता की बात करें दोस्तों तो ये भारतीय हो जाते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, ये उपविजेता रहे। और विजेता कौन है, तो विक्टर एक्सेल्सन। दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन दोस्तों विजेता रहे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विक्टर एक्सेल्सन किस देश के हो जाते हैं। और दोस्तों इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें स्ट्रेटेजी के जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँचने वाली पहली खिलाड़ी कौन थे। दोस्तों बात करें ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत। याद रखिएगा किदाम्बी श्रीकांत थे। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया। दोस्तों दीपिका पादुकोण के पिताजी प्रकाश पादुकोण जी को। याद रखिएगा ये दीपिका पादुकोण के पिताजी का नाम हो जाते हैं प्रकाश पादुकोण, जिन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद द्वारा दोस्तों 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अब दोस्तों बात करें भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पे बनाई जा रही है, कहाँ पे खोली गई है, तो दोस्तों लखनऊ में। याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों बात करें मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों सुरेश रैना को। याद रखिएगा मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार के लिए दोस्तों सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता। अब बात करें F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के खिताब की दोस्तों किसने जीता है, तो चार्ल्स लेक्लर। दोस्तों याद रखिएगा चार्ल्स लेक्लर ने F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों ये फरारी ड्राइवर हो जाते हैं, फरारी कंपनी के ड्राइवर हो जाते हैं चार्ल्स लेक्लर, जिन्होंने F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। अगर दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट और पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों चार्ल्स लेक्लर ये मोनाको देश के हो जाते हैं। याद रखिएगा मोनाको देश के फरारी ड्राइवर हो जाते हैं चार्ल्स लेक्लर, जिन्होंने F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों बहरीन के पश्चिम में एक मोटर रेसिंग सर्किट ये बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करें दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन रहे, ये पहले नंबर पर है चार्ल्स लेक्लर। और दूसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों आपके हर एग्ज़ाम में टॉप 3 कम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि तो दोस्तों बात करें टॉप 1 पे कौन है तो चार्ल्स लेक्लर जो कि विजेता रहे ग्रैंड प्रिक्स 2022 के। अगर बात करें दूसरे स्थान पे कौन है तो दोस्तों कार्लोस सैन जूनियर। याद रखिए कार्लोस सैन जूनियर ये भी दोस्तों फरारी स्पेन के फरारी ड्राइवर हैं। किस देश के रहे तो दोस्तों स्पेन के, और ये भी फरारी ड्राइवर हैं फरारी कंपनी के। दोस्तों ये दूसरे स्थान पर हैं। अगर बात करें तीसरे स्थान की तो लुइस हैमिल्टन। दोस्तों ये ग्रेट ब्रिटेन के थे जो कि मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर थे। याद रखिएगा ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर थे जो कि तीसरे स्थान पर हैं। अगर दोस्तों बात करें फार्मूला 1 रेस या F1 ग्रैंड प्रिक्स जो रेस हुई है वो 2022 में दोस्तों पहली बार फार्मूला 1 रेस थी। याद रखिएगा ये पहली बार इसका आयोजन किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की दोस्तों कब मनाया गया तो 21 मार्च को। याद रखिएगा 21 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व वानिकी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस पूछता है तो दोस्तों ये सेम हो जाते हैं, ये इन्हीं नाम से ये दोनों नाम इसी के हो जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और बस विश्व वानिकी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दोस्तों हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसके मनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है तो दोस्तों ये सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। याद रखिएगा अगर थीम की बात करें तो थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों वन और सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। दोस्तों ये 2022 की थीम हो जाती है इंटरनेशनल वन डे की। अब बात करें दोस्तों पहली बार कब मनाया गया तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस IDF घोषित किया। याद रखिएगा ये पहली बार कब घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दोस्तों 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों से पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं मार्च के, जो कि आपके एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। करें विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस या शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया तो दोस्तों याद रखिएगा 1 मार्च को। और सिविल लेखा दिवस दोस्तों 2 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस या विश्व स्वर्ण दिवस या वर्ल्ड हेरिंग डे तो दोस्तों ये कब मनाया गया तो 3 मार्च को। अगर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की दोस्तों ये 4 मार्च को मनाया गया। और CISM ने दोस्तों अपना 53वां स्थापना दिवस कब मनाया तो ये भी याद रखिएगा 6 मार्च को। दोस्तों ये सभी डेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों बात करें जन औषधि दिवस की तो यह 7 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करें धूम्रपान निषेध दिवस दोस्तों तो ये 9 मार्च को मनाया गया। 10 मार्च को दोस्तों विश्व किडनी दिवस, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कैडेट दिवस मनाया जाता है, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 18 मार्च को दोस्तों आयुध निर्माण दिवस, और दोस्तों 20 मार्च को विश्व स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा इन सभी डेज को दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में 2022 स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया। दोस्तों बात करें 2022 के स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड्स में मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है तो दोस्तों नीरज चोपड़ा को। याद रखिएगा नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड्स में। दोस्तों इस इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये खेल में उत्कृष्टता की भावना को जश्न मनाते हुए एथलीट और खिलाड़ियों को रिकॉर्ड तोड़ने
और गौरव के नए शिखर पर पहुंचने के लिए उन्हें दिया जाता है। अब बात करें दोस्तों ये नीरज चोपड़ा की, तो दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और इन्हें 2022 में दोस्तों स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग का ये पुरस्कार जीते हैं। अब बात करें महिला वर्ग की फीमेल की दोस्तों, तो टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत तोलक मीराबाई चानू को दोस्तों स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर दिया गया। दोस्तों अगर आपसे मेल में पूछता है किसे दिया गया है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, तो दोस्तों याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को। अगर बात करें दोस्तों ये नीरज चोपड़ा किस खेल से हो जाते हैं, तो भाला फेंक से, याद रखिएगा। अगर बात करें महिला में किसे दिया गया है दोस्तों फीमेल में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत तोलक हो जाती हैं भारत की मीराबाई चन्नू, जिन्हें दोस्तों स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर दिया गया है। दोस्तों मीराबाई चन्नू ने भी टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों इसमें और भी अवार्ड्स की बात करें तो लवलीना बोरगोहेन दोस्तों ये वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या व्यक्तिगत खेल के लिए इन्हें दिया गया है। अवनी लेखरा दोस्तों ये विश्व की पैरा एथलीट महिला वर्ग में इन्हें दिया गया है। अगर बात करें प्रमोद भगत, तो दोस्तों इन्हें विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया। सविता ये दोस्तों वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल के लिए इन्हें दिया गया। रुपेंद्र पाल सिंह दोस्तों इन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल के लिए दिया गया। अगर दोस्तों बात करें आरिफ खान ने स्पोर्ट स्टार एसएस 2022 में दोस्तों विशेष पहचान पुरस्कार जीता। याद रखिएगा दोस्तों ये सभी अवार्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन इनमें से पूछ सकता है। अब बात करें भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान अजीत पाल सिंह को भी दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अजीत पाल की बात करें तो 2 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता टीमों का हिस्सा थे, याद रखिएगा, जिन्होंने 1972 म्यूनिख खेलों में भी कांस्य पदक जीता था, उस टाइम के भी हिस्सा थे अजीत पाल जी। दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी राष्ट्रीय खनन और विकास निगम ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों एनएमडीसी ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है। याद रखिएगा आईआईटी खड़गपुर के साथ दोस्तों ये समझौता किया गया एनएमडीसी का राष्ट्रीय खनन और विकास निगम के द्वारा। दोस्तों अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी लिमिटेड ने नेशनल माइनिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे राष्ट्रीय खनन और विकास निगम भी कहा जाता है। इसने आईआईटी खड़गपुर के साथ ड्रोन आधारित खनिज अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा दोस्तों एनएमडीसी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय खनन और विकास निगम नेशनल माइनिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी। दोस्तों ये गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी है, जो कि बीपीसीएल पहली कंपनी बनी। याद रखिएगा बीपीसीएल भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों ये पहली ऐसी कंपनी बनी जो गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के लिए पेशकश करने वाली कंपनी हो जाती है। अब बात करें भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो दोस्तों 1952 इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। याद रखिएगा 1952 स्टैब्लिशमेंट हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में हो जाता है। कहाँ पे? मुंबई में। अगर इसके चेयरमैन या एमडी की बात करें तो दोस्तों अनूप कुमार सिंह दोस्तों प्रेजेंट टाइम में बीपीसीएल के एमडी और चेयरमैन हो जाते हैं। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। अब बात करें पुतुल उत्सव के आयोजन की, तो दोस्तों इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है। अब बात करें 8वीं बार दोस्तों ये एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है, तो पंकज अडवाणी ने। दोस्तों याद रखिएगा पंकज अडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है 8वीं बार। किसने एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है, तो पंकज अडवाणी ने। अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें दोस्तों पंकज अडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में ध्रुव सीतलवाल को हराकर अपना 8वां खिताब जीता है। दोस्तों याद रखिएगा पंकज अडवाणी ने किसे हरा के एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ध्रुव सीतलवाल को हराकर दोस्तों इन्होंने अपना 8वां खिताब जीता है। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा था बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का, तो दोस्तों दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों पंकज अडवाणी की बात करें तो कुल मिलाकर ये 24वां अंतर्राष्ट्रीय इनका खिताब हो जाता है, जिसमें से 8 एशियाई ताज हैं इनके। याद रखिएगा। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।